नमस्कार। आज हम एक कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। कलाकार का बदला, लेवलिस्ट पंथ का रहस्य। हाँ। ये कहानी है एरियल की, एक पत्रकार। हाँ, जो एक मशहूर पर आजकल गुमनामी में जी रहे पॉप स्टार एल्फ्रेड मोरेटी के बुलावे पर उसके बड़े ही रहस्यमयी कंपाउंड में पहुंच जाती है। और वहां फिर एक अजीब पंथ के राज खुलने लगते हैं। बिल्कुल। और कहानी का सेटअप ही बड़ा दिलचस्प है। मतलब 90 के दशक का इतना बड़ा स्टार मोरेटी सालों बाद वापसी कर रहा है। और सिर्फ 6 मेहमानों को बुलाता है, जिसमें एरियल है, उसकी बॉस। हाँ, एक टॉक शो होस्ट, एक इन्फ्लुएंसर, एक पपराजी और एक मशहूर आरजे भी। अपने नए एल्बम के प्रीव्यू के लिए, वो भी अपने अलग थलग पड़े कंपाउंड में। और ये बुलावा, जैसा कि बाद में पता चलता है, किसी जश्न का नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक जाल का हिस्सा था। सही कहा। तो आज हम सिर्फ कहानी के प्लॉट को नहीं दोहराएंगे, बल्कि उसके पीछे छिपे मतलब उस पंथ की अजीब सी विचारधारा और वो अंत जिसने एरियल की पूरी दुनिया ही पलट दी, उसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, चलिए इसके संकेतों और रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं। तो कंपाउंड में एंट्री तो ठीक ठाक लगती है, पर पहला झटका वो फोन और लैपटॉप वाली बात है ना। हाँ, जैसे ही पहुंचे सबसे कहा गया फोन लैपटॉप जमा कर दें। कहा कि भाई यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल नहीं करने हैं। ये कंट्रोल का पहला साइन था शायद। हाँ बिल्कुल। और ये तो बस शुरुआत थी। जल्दी पता चल जाता है कि मोरेटी और कंपाउंड के बाकी लोग वो एक पंथ का हिस्सा हैं। लेवलिस्ट। हाँ, और सब एक जैसी यूनिफॉर्म में। अजीब सा। ये सिर्फ पहनावा नहीं था, शायद पहचान मिटाने का एक तरीका हो सकता है। और माहौल तब और ज्यादा भयानक हो जाता है जब वो आरजे की हत्या हो जाती है। हाँ, बेरहमी से। हालांकि कहानी में वो सीधे तौर पर दिखाया नहीं गया, पर यह साफ हो जाता है कि मेहमान यहाँ किसी खास और शायद खतरनाक मकसद से लाए गए हैं। इसके बाद तो मेहमानों पर नजर रखी जाने लगती होगी। बिल्कुल, बॉडीगार्ड्स लगा दिए जाते हैं। पर एरियल, वो तो पत्रकार ठहरी। हाँ, वो चुप बैठने वालों में से नहीं। वो सीधे मोरालिटी से भिड़ जाती है, मतलब पूछती है उसके पंथ के बारे में। और यहीं हमें उस पंथ की विचारधारा की पहली झलक मिलती है, जो थोड़ी कंफ्यूजिंग है, विरोधाभासी है। बिल्कुल। मोरालिटी एरियल को एक अजीब नजारा दिखाता है। एक आदमी है जो पागलों की तरह सीपियां खोल रहा है, हाथ जख्मी है, खून बह रहा है, पर वो रुक नहीं रहा। क्यों? मतलब क्या मतलब था इसका? मोरालिटी समझाता है कि ये समझने के लिए है कि भाई एक मोती जो है वो 100 सीपियों से ज्यादा कीमती है। दुनिया में सब बराबर नहीं है। लेकिन पंथ का नाम लेवलिस्ट है, जो बराबरी की बात करता लगता है। यहाँ तो वो असमानता को सही ठहरा रहा है। हाँ, यही तो अजीब बात है। क्या ये जानबूझकर दिया गया धोखा था, या उनकी बराबरी का मतलब कुछ और ही था? ये सवाल तो बना रहता है। और अब फिर वो पर्सनल क्लीनिंग वाली बात, वो क्या था? हाँ, वो भी बड़ा अजीब था। लेवलिस्ट एरियल के कमरे में आते हैं और पूछते हैं कि उसने पर्सनल क्लीनिंग की या नहीं, क्योंकि ये उनके नियमों का हिस्सा है। पर्सनल क्लीनिंग मतलब जो भी हो, ये दिखाता है कि पंथ का कंट्रोल सिर्फ बाहर तक नहीं था, लोगों की एकदम निजी आदतों तक पहुंच गया था। ये बहुत अनकंफर्टेबल करने वाला था। हाँ, ये दिखाता है कि पंथ अपने सदस्यों पर किस हद तक हावी था। इसके बाद तो घटनाएं तेजी से बिगड़ने लगती हैं। हाँ, वो शाम वाली पार्टी, इन्फ्लुएंसर को क्या हुआ था? वो इन्फ्लुएंसर एमिली, उसे अचानक भयानक खांसी उठती है। वो अपना कंट्रोल खो देती है, बिल्कुल अजीब तरह से। और मोरेटी ने मदद की? नहीं, मदद करने के बजाय वो सबको बाहर ताजी हवा में ले जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये उसकी बेपरवाही दिखाता है, या शायद क्रूरता भी। और बाहर आकर वो फिर अपने पंथ का ज्ञान देता है। हाँ, कहता है कि कोई भी इंसान जो जीवन में पहली बार कुछ इजाद करता है, कुछ नया बनाता है, वो उनके लिए भगवान जैसा है। जैसे वो उदाहरण देता है कि जिसने घोड़े को काबू करने के लिए पहली बार नाल बनाई, वो भगवान समान है। क्या ये वाकई उनकी विचारधारा थी, या सिर्फ मोरेटी के अपने कलाकार वाले अहंकार को सही ठहराने का तरीका था? हो सकता है दोनों हो। अपनी कला को वो दैवीय बता रहा है, ये उसके ईगो को भी सूट करता है, और पंथ के लिए एक ऊंचा आदर्श भी बनाता है। और इसी बीच एरियल की बॉस, हाँ, उसे तीर लग जाता है। हाँ, अचानक से एक बच्चा आता है, माफी मांगता है, कहता है निशाना लगाना सीख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर बिल्कुल नहीं होता, अजीब सा आत्मविश्वास होता है। ये गलती भी प्लान का हिस्सा लगती है, डराने का एक और तरीका। बिल्कुल। बॉस बुरी तरह घायल हो जाती है। अब एरियल बाकी बचे मेहमानों को समझाने की कोशिश कर दी है। देखो, फोन ले लिए, नजर रखी जा रही है, हत्या हो चुकी है, हमला हो गया है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। और कोई नहीं मानता। कोई नहीं, उल्टा उसका मजाक उड़ाते हैं। शायद वो मानना ही नहीं चाहते थे कि वो इतने बड़े खतरे में है। होता है ना डिनायल, या ग्रुप थिंक। हाँ,
वो भी जब कोई आपकी सुने ही नहीं तो इंसान बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। तो एरियल ने क्या किया? उसने फैसला किया कि बस अब यहां एक पल नहीं रुकना। अगली सुबह वो गार्ड से बचकर निकलती है अपना फोन ढूंढने। और उसे मिलती है वो जगह, वो बार जैसी जगह। हाँ, सेटअप तो बार जैसा था, लेकिन अंदर। हाँ, अंदर जानवरों के कटे हुए सिर और अंग रखे थे। अरे बाप रे, मतलब बलि वगैरह भी होती थी। ऐसा ही लगता है। ये दिखाता है कि पंथ का चेहरा दोहरा था, बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और। यहीं उसे सबके फोन और लैपटॉप मिलते हैं। और हमें मतलब दर्शकों को आरजे की लाश भी दिखती है वहीं, जिसे एरियल नहीं देख पाती। हाँ, अब तो एरियल बुरी तरह डर जाती है। वो फौरन अपने कमरे में जाकर सामान पैक करती है और मोरेटी से कहती है कि उसे जाना है। और मोरेटी जाने देता है? कहाँ, वो और उसका सहायक बड़े आराम से झूठ बोलते हैं। कहते हैं आरजे ठीक है, एमिली भी ठीक हो रही है, और फिर कहते हैं कि अभी जाना मुमकिन नहीं, गाड़ियां तैयार नहीं हैं या कुछ और बहाना। साफ है कि अब वो उसे जाने ही नहीं देंगे। बिल्कुल, जबरदस्ती रोक लिया। और फिर मोरेटी उसे बच्चों के पपेट शो तक रुकने के लिए कहता है। एक तरह का इमोशनल ब्लैकमेल। कितना शातिर है वो, जानता है लोगों को कैसे मैनिपुलेट करना है। और शाम का वो पपेट शो, वो तो डरावनेपन की हद थी। कठपुतलियों की जगह मरे हुए चूहे थे ना? हाँ, और वो चूहे उन 6 मेहमानों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। एरियल को बहुत अजीब लगता है, और तभी क्या? वो जिस बीन बैग पर बैठी होती है वो हिलने लगता है और उसमें से कुछ फाड़कर बाहर निकलता है। कौन? वो जिंदा एमिली, इन्फ्लुएंसर, जिसका मुंह भयानक तरीके से सूजा हुआ था किसी केमिकल की वजह से। हे भगवान, ये क्या? और मोरेटी का रिएक्शन देखो। वो बड़े आराम से बताता है कि हाँ, इसने एक केमिकल पी लिया था जिससे शरीर के वो हिस्से सूज जाते हैं जिनमें पानी ज्यादा होता है। और फिर वो उसकी सूजी हुई आंख को छूता है और वो फूट जाती है, और मोरेटी को घिन आती है, गुस्सा आता है। उसे घिन आती है? ये आदमी कितना विकृत है, उसे इंसानी तकलीफ से कोई मतलब ही नहीं। अब जाकर बाकी मेहमानों को होश आता है। उन्हें समझ आता है कि एरियल सही थी। हाँ। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने भागने की कोशिश की होगी। हाँ, लेकिन लेवलिस उन्हें पकड़ लेते हैं और एरियल की बॉस और एक और साथी को चाकू मारकर मार देते हैं सबके सामने। मतलब अब हिंसा बिल्कुल खुलकर सामने आ गई। हाँ, वो एरियल को भी मारने वाले होते हैं, पर वो किसी तरह धक्का देकर खिड़की से कूदकर भाग जाती है और एक घर में छिप जाती है। हाँ, जो लेवलिस का म्यूजियम निकलता है। एक और अजीब बात, वहां उसे आरजे का कटा हुआ सर दिखता है। ओह, वही केमिकल और पार्टी की तैयारी का सामान। मतलब उन सबको मारने या बलि देने की योजना पहले से थी। ये म्यूजियम ऐसा था जैसे वो अपने भयानक कामों का रिकॉर्ड रख रहे हों। लेकिन वो पकड़ ली जाती है। हाँ, गार्ड उसे पकड़कर बेहोश कर देता है। जब होश आता है तो वो खुद को और एक और साथी को कुर्सी से बंधा पाती है। सारे लेवलिस खड़े हैं, मोरेटी भी। हाथों में शैंपेन है, लेकिन वो जहरीली है। ये क्या? सामूहिक आत्महत्या की तैयारी, या शायद पंथ के प्रति अपनी आखिरी निष्ठा दिखाने का तरीका। जश्न मना रहे थे वो लोग। फिर क्या हुआ? एरियल कैसे बची? यहां एक छोटा सा पर अहम मोड़ आता है। एक लेवलिस लड़की, जिसे एरियल के साथी को जहर पिलाने का काम दिया जाता है, वो एरियल पर शायद तरस खा जाती है। अच्छा। हाँ, वो जहर पिलाने का नाटक करते हुए चुपके से एरियल की रस्सियां ढीली कर देती है। इंसानियत की एक छोटी सी किरण उस अंधेरे में। और तभी आग लग जाती है। हाँ बिल्कुल, गलती से या जैसे भी आग लग जाती है और तेजी से फैलती है। मोरेटी के कपड़ों में भी आग लग जाती है। वो चीखता हुआ खुद को बचाने की कोशिश करता है। और इस अफरा तफरी में एरियल को भागने का मौका मिल जाता है। उसे एक बाइक मिलती है और वो उस कंपाउंड से भाग निकलती है, जान बचा लेती है। क्या अंत था। लेकिन वो अगली सुबह पुलिस के साथ वापस आती है ना? हाँ, और नजारा बेहद चौंकाने वाला। मोरेटी भागा नहीं था। नहीं भागा, वो वहीं था। हाँ, वो वहीं पियानो बजा रहा था और सामने 5 मारे गए मेहमानों की लाशें रखी थी। ये क्या था? उसका कोई आखिरी परफॉर्मेंस? शायद वो पकड़ा जाना चाहता था। बाकी लेवलिस सब गायब हो चुके थे। पुलिस मोरेटी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। कहानी खत्म? नहीं, असली ट्विस्ट तो अब बाकी है। अच्छा। कहानी 2 साल आगे बढ़ती है। एरियल अब एक जानी मानी लेखिका बन चुकी है। उसकी नॉवल, जिसमें उसने मोरेटी के पंथ के बारे में सब लिखा था, जबरदस्त बेस्टसेलर बन गई है। उसने सोचा होगा कि उसने सच दुनिया के सामने ला दिया, पंथ का पर्दाफाश कर दिया। बिल्कुल। तभी मोरेटी का वकील उसे संपर्क करता है। एरियल जेल में मोरेटी से मिलने जाती है। वो जानना चाहती है कि बाकी लेबलिस्ट कहाँ गए। और मोरेटी क्या बताता है? उसने उन लोगों को क्यों मारा? वो कहता है कि वो आलोचकों से बदला लेना चाहता था,
क्योंकि उनके पंथ में कलाकार भगवान माने जाते हैं। और बाकी लेबलिस्ट? वो बताता है कि वो पूरी दुनिया में फैल चुके हैं, आम लोगों के बीच छिपकर रह रहे हैं और पंथ का प्रचार कर रहे हैं। पूरी दुनिया में? हाँ, और फिर आता है असली झटका। क्या? मोरेटी एरियल को उसकी ही लिखी नॉवेल दिखाता है और उसे धन्यवाद देता है। धन्यवाद? क्यों? तब एरियल को एहसास होता है कि उसके साथ कितनी बड़ी चाल चली गई है। उसका उस कंपाउंड में जाना, वो सब देखना, दूसरों का मरना और यहाँ तक कि उसका बच निकलना, ये सब मोरेटी की योजना का हिस्सा था। क्या मतलब ये सब प्लान किया था उसने? हाँ, योजना ये थी कि एरियल, जिसे मोरेटी पवित्र हृदय वाली मानता था, क्योंकि उसे पैसे या शोहरत का लालच नहीं था, वो वापस जाकर इस पंथ के बारे में लिखेगी। और उसकी नॉवेल, जिसे दुनिया एक चेतावनी या पर्दाफाश समझ रही थी, वो असल में लिविलिस्ट पंथ की विचारधारा को, उनके संदेश को दुनिया भर में फैलाने का सबसे कामयाब जरिया बन गई। अरे बाप रे! मोरेटी ने एरियल की सच्चाई, उसकी ईमानदारी का इस्तेमाल अपने पंथ को फैलाने के लिए किया। ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। एरियल सोच रही थी कि वो बुराई को उजागर कर रही है, पर अनजाने में वो उसी बुराई को फैलाने का हथियार बन गई। बिल्कुल। उसने एक कहानी सुनाई और उस कहानी ने पंथ को अमर कर दिया, शायद उसे और भी ज्यादा फॉलोअर्स दिला दिए। ये कहानी की ताकत दिखाता है, अच्छे और बुरे दोनों मायनों में। हाँ, कि कैसे कहानी लोगों को कितना प्रभावित कर सकती है, कैसे विचारों को फैला सकती है, भले ही लिखने वाले का इरादा नेक हो। मोरेटी ने कहानी की इसी ताकत का फायदा उठाया। तो एक जो साधारण सा निमंत्रण लग रहा था, वो एक भयानक पंथ, सोची समझी हत्याओं और आखिर में ऐसे चौंकाने वाले खुलासे तक पहुंचता है, जहां पीड़ित ही अनजाने में अपराधी का हथियार बन जाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जानकारी को कैसे प्रोसेस करते हैं और कैसे कोई भी विचार, चाहे वो कितना भी अजीब क्यों न लगे, कैसे फैल सकता है। मोरेटी की कहानी एक तरह की चेतावनी है कि कैसे करिश्माई नेता अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए दूसरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कहानी वाकई दिमाग में घूमती रहती है। हाँ, और ये एक जरूरी सवाल भी छोड़ जाती है। जब हम किसी कहानी को सुनते या पढ़ते हैं, खासकर किसी अजीब विचारधारा या घटना के बारे में, तो क्या हम अनजाने में उसे फैलाने में मदद कर सकते हैं? मतलब किसी चीज को उजागर करने और उसे अनजाने में बढ़ावा देने के बीच की वो पतली सी लाइन, बिल्कुल, वो कहाँ है? बिल्कुल, इस पर जरूर सोचना चाहिए।